हेलो बच्चों। हेलो हेलो हेलो। कैसे आप लोग? सब बढ़िया? चलो भाई, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग का टॉपिक क्या है? जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसे पिछला लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे? देखे थे ना सर, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया देखे थे कि सर छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? और छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया के बाद क्या देखे थे? अनुक्ता। ये दो चीज पढ़े थे भाई। अब इसके आगे, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। शून्य कोटि तो नहीं, लेकिन प्रथम कोटि जो है वो 5 नंबर में आता है, उसका डेरिवेशन आता है बाबू, उसका अर्धायु आता है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया? अच्छा, शून्य कोटि, कोटि मतलब क्या होता है सर? पावर। शून्य कोटि मतलब पावर कितना होना चाहिए? 0। प्रथम कोटि मतलब पावर कितना होना चाहिए सर? 1। द्वितीय कोटि का बात करें तो कितना होगा सर? 2। तृतीयक में सर 3। उसी तरीके से हम लोग कौन सा पढ़ने वाले? शून्य कोटि। बोलता है ना वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का दर अभिकारक के मोलर सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। सर ये तो समझ में नहीं आया सर, क्या लैंग्वेज लिखा गया है इसको। चलो इस चीज को हम समझाते हैं, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाते हैं, समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं इसको। मान लेते हैं एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया मानते हैं। एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया को मानते हैं। एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया को मानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया ये मान रहे हैं कि कोई आर जो है वो क्या बना रहा? पी। कोई आर क्या बना रहा? पी। कोई अभिकारक आर है जो उत्पादक पी बना रहा। इस पर हम लोग अगर अभिक्रिया का दर अप्लाई करें, अभिक्रिया का दर अप्लाई करें यानी रेट, दर, हम लोग बोल सकते हैं कि अभिक्रिया का दर जो होगा वो समानुपाती होता है सर अभिकारक के मोलर सांद्रण का। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं बाबू, आप उसको जाइए और देखिए क्या होता है। सक्रिय द्रव्यमान में पढ़ा चुके हैं। तो अभिक्रिया का दर जो होता है वो समानुपाती होता है किसका? अभिकारक के मोलर सांद्रण का। अब चूंकि हम लोग कौन सा कोटि पढ़ रहे हैं? शून्य कोटि। कोटि मतलब पावर। पावर कितना हो जाएगा सर? 0 शून्य कोटि के लिए। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट क्या आएगा? तो के आर 0। और किसी के पावर 0 तो वैल्यू कितना होने वाला है? 1। वैल्यू कितना होगा? 1। तो रेट बराबर जो हो जाएगा, ये हमारा निकल कर आया भाई। अब इसको देख के बताइए तो कि क्या अभिक्रिया का दर, दर को हम लोग रेट बोल रहे हैं, क्या अभिक्रिया का दर अभिकारक के मोलर सांद्रण पर निर्भर कर रहा? यहाँ तो है ही नहीं सर, उसका पावर 0 0 यानी वैल्यू कितना हो गया? 1। तो कहाँ निर्भर कर रहा? ये तो के पर निर्भर कर रहा है, अभिकारक के मोलर सांद्रण पर निर्भर कर ही नहीं रहा। तो हम लोग बोलते हैं शून्य कोटि में कि वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का दर अभिकारक के मोलर सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। और अभिक्रिया का दर हम किसके लिए निकालना चाह रहे हैं? अभिकारक के लिए। तो अभिकारक के लिए अभिक्रिया का दर कैसे लगाते हैं? ताक्षणिक दर लगा दो तो -dr/dt। ये भी हम पहला लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। किसी को दिक्कत है कि ये कैसे लिख रहे तो आप जाइए पहला लेक्चर देखिए किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है बाबू। तो अभिकारक के लिए अभिक्रिया का दर क्या हो जाएगा? -dr/dt इज इक्वल टू के। अब इसको हम लोग रीअरेंज कर देते, अच्छे से सजा देते, के को इधर ले आते, dt को उधर भेज दे। तो -dr इज इक्वल टू के गुने dt। अरेंज नहीं करते, बस उसको उधर भेज दिए, कोई दिक्कत? अब हम ऐसा लिखते हैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो। पहले हम इसको अलग कर लेते हैं भाई, वरना पता चला लड़ाई कर लिया ये सब। इंटीग्रेट कर दो तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन -dr इंटीग्रेशन के इंटू dt। दोनों साइड को हम इंटीग्रेट कर दिए। इंटीग्रेशन सर माइनस का नहीं होता है तो माइनस को बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन dr हो गया। कांस्टेंट का नहीं होता तो कांस्टेंट को बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन dt हो गया। अब हम लोग जानते हैं चूंकि
इंटीग्रेशन dx का क्या होता है, x। इंटीग्रेशन dx का क्या होता है, x। उसी प्रकार से इंटीग्रेशन dr का क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, dr का r, dx का x तो dr का r, k है तो k। इंटीग्रेशन dx का x तो dt का t। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम बोल रहे हैं कि प्रारंभिक यानी शुरुआत में, प्रारंभिक यानी शुरुआत में टाइम 0 पर अभिकारक का मोलर सांद्रण में कितना हम मान लेते हैं, R0 मान रहे। जी R0 मतलब शुरुआत का मोलर सांद्रण, प्रारंभिक सांद्रण। जैसे मान लो कि कोई बच्चा जो है वो गेहूं लेकर गया है पिसवाने के लिए, तो जिस टाइम बच्चा जो है मशीन स्टार्ट नहीं हुआ है, गेहूं को नहीं रखा है मिल के अंदर, जब मशीन चालू नहीं हुआ है, तो बताओ गेहूं कितना होगा, जितना शुरुआत में होगा उतना ही होगा। टाइम 0 पर, अभी टाइम 0 है मतलब कि मशीन स्टार्ट नहीं हुआ है। मशीन स्टार्ट होने के बाद भी मेरा गेहूं धीरे धीरे घटेगा, आटा बनेगा। तो टाइम 0 पर मेरा किसी भी अभिकारक मोलर सांद्रण कितना होगा, शुरुआत के बराबर, R0 के बराबर। तो ये दोनों का वैल्यू सिर्फ हम पुट कर देते हैं। पटकिंग वैल्यू, मास्टर मजाक में बोल रहा, पटकिंग पटकिंग होता नहीं है, पुटिंग होता है। तो पटकिंग वैल्यू ऑफ P एंड R, P का और R का रख दो इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, -R हो जाएगा। R की जगह पर क्या लिखने वाले, R0, K मल्टीप्लाई बाई T, T कितना है 0। ओहो, एक भाई मिस्टेक हो गया यहाँ। जब भी इंटीग्रेशन होता है, जब भी इंटीग्रेशन होता है तो उसके कांस्टेंट क्या आता है, C। कांस्टेंट क्या आता है बाबू, C। यहाँ मान लिया कांस्टेंट C। ये हो गया इक्वेशन। तो टाइम कितना रख दिया हम, 0 प्लस C है तो, अब देखो तो K से गुना करेंगे 0 के, इधर 0 हो जाएगा, बच कौन जाएगा, C। तो C बराबर मेरा क्या आ जाएगा, तो सर C बराबर आ जाएगा -R0। इसको इक्वेशन C का वैल्यू निकल गया। फिर से वही बात बोलेंगे कि C का वैल्यू उठाकर, C का वैल्यू उठाकर रख दो भाई, C का वैल्यू उठा के रखना है। हम ऐसा बोल रहे हैं, पटकिंग वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन फर्स्ट। C का वैल्यू उठाकर इक्वेशन फर्स्ट में रख दो तो क्या हो जाएगा, -R इक्वल टू K इंटू T माइनस, C की जगह पर क्या रखने वाले, -R0 रख दिए। अभी देखो ये माइनस में इधर आके प्लस में, यानी कि R0 -R इज इक्वल टू K इंटू T। T को इधर ले आइए, तो R0 -R डिवाइड बाई T इज इक्वल टू K। ये हम लोग का जो है भाई फॉर्मूला आ गया इसका, रेट कांस्टेंट का, यानी दर स्थिरांक का आ गया किसके लिए, शून्य कोटि के लिए। इसको आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि K बराबर R0 -R डिवाइड बाई T। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसको हम चेंज करके लिख दिए अच्छे तरीके से। बस जहां पे अगर दिक्कत हो रहा भाई तो लिख सकते हो, जहां पे K दर स्थिरांक दिखा रहा बाबू, और T क्या दिखा रहा, टाइम यानी समय, R0 क्या दिखा रहा, जब शुरुआत का विकारक मोलर सांद्रण यानी प्रारंभिक मोलर सांद्रण किसका, अभिकारक का। और ये R क्या दिखा रहा सर, ये R जो थे बाबू अभिकारक का मोलर सांद्रण दिखा रहा। किसी भी समय पर अभिकारक का मोलर सांद्रण, किसी भी
समय पर अभिकारक का मोलर सांद्रण, किसी भी समय पर अभिकारक का मोलर सांद्रण, मोलर सांद्रण यही होने वाला है। ठीक है, ये टोटल ये दिखाया, यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। इस पे ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन हमारा प्रथम कोटि पर अधिक क्वेश्चन आता है, तो उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसे ग्राफ बना सकते हैं, एक रेट बराबर के से ग्राफ बनाएंगे, और एक यहां से बनाएंगे कि माइनस आर इज इक्वल टू के इंटू टी माइनस आर जीरो। दो जगह से हम लोग ग्राफ बनाएंगे भाई। चलो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का बात करते हैं। आ जाओ आ जाओ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। ग्राफिकल प्रदर्शन कैसे करेंगे? सबसे पहले एक हम लिखते हैं रेट बराबर के, रेट बराबर के, जो कि ये इक्वेशन हम यहां से निकाल चुके हैं, रेट बराबर के। तो बताओ इसका ग्राफ कैसा होने वाला है? तो सर इसका ग्राफ जो होगा वो बहुत ही अच्छा होने वाला है सर, बहुत आसान भी है कि एक साइड में हम लोग ये हो गया, और इसी का हम लोग एक जीरोक्स बना लेते हैं, और यूं इसको यूं टर्न हो गया भाई, सीधा है। अब सीधा है, यहाँ लाकर रख दिया, इस साइड इस साइड। वाई में हम जो ले लेते हैं वो रेट ले लेते हैं, एक्स एक्सिस में जो है हम ले लेते हैं आर जीरो ले लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि रेट जो है वो डिपेंड नहीं करता है अभिकारक के मोलर सांद्रण पर। रेट किस पर निर्भर कर रहा? के पर, यानी रेट हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यानी इसका ग्राफ कैसा होने वाला है सर? कांस्टेंट। ग्राफ कैसा होने वाला है? ये ग्राफ मेरा क्या हो गया? पहला। अगर ग्राफ हम दूसरा बनाते हैं, अगर हम ग्राफ दूसरा बनाते हैं, सर कहाँ से बनाएंगे दूसरा ग्राफ? दूसरा ग्राफ हम यहां से लेते हैं कि माइनस आर इक्वल टू के इंटू टी माइनस आर जीरो, यहां से बनाते हैं। माइनस आर इक्वल टू के इंटू टी माइनस आर जीरो, ये माइनस है, उधर भेज दो, किस में चला जाएगा? प्लस में। तो आर बराबर माइनस के इंटू टी प्लस आर जीरो। पहले इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, और इधर भेजेंगे तो माइनस माइनस प्लस। एक ग्राफ दिख रहा होगा भाई, कौन सा ग्राफ दिख रहा होगा सबको? देखो, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यह स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखाता है। अगर यही अगर प्लस में रहता तो ग्राफ नीचे से ऊपर जाता, प्लस में। अभी मेरा ग्राफ कैसा है? तो सर नेगेटिव में है, तो कैसा आएगा? ऊपर से नीचे। ये हमारा हो गया। इसको हम मान लेते हैं x, इसको हम मान लेते हैं y। y मेरा क्या रहने वाला है सर? r। x में मेरा क्या रहने वाला है सर? टाइम। और स्लोप मेरा कैसा है? नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव रहता है सर तो ऊपर से नीचे लाते हैं, स्लोप नेगेटिव रहेगा तो ऊपर से नीचे लाएंगे। ये मेरा क्या दिखा रहा है? स्लोप। स्लोप यानी कि m बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के। और ये क्या दिखा रहा है? इंटरसेप्ट यानी c, इसको हम लोग मान लेंगे c। c कितना हो जाएगा सर? आर जीरो। c कितना बराबर हो जाएगा? आर जीरो के बराबर। कोई दिक्कत? इसमें दो ग्राफ आया, दोनों का दोनों ग्राफ बता दिए। प्रथम कोटि का विक्रिया बहुत आसान है, जाइए इसको बनाइए। तो ये सॉरी, शून्य कोटि का विक्रिया बहुत आसान है, इसको जाइए एक बार रिवीजन कीजिए, फिर इसको बनाइए, तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ये तो मेरा इसके लिए हो गया। इसके अलावा अगर शून्य कोटि का अर्धायु का बात करें हम, यदि शून्य कोटि का अर्धायु की बात करें, अर्धायु मतलब जैसे ये मान लो कि ये जो है पूरा 100% है, तो इसको 50% घटाने, मान लो कि ये टोटल जो हम गेहूं जो लेकर गए थे 20 केजी लेकर गए थे पिसवाने के लिए, तो बताओ शुरुआत मेरा कितना था? 20 केजी, क्योंकि यही मेरा प्रारंभिक जो है वो सांद्रण हो जाएगा गेहूं का, क्योंकि 20 केजी लेकर गए तो शुरुआत में मेरा वही होने वाला है। उसको आधा पिसवाने में
यानी कि आधा सांद्रण घटने में जितना समय लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धायु। अभिकारक के प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मतलब शुरुआत, जैसे हम 20 केजी गेहूं लेकर गए हैं तो उसका आधा पूर्ण होने में, यानी आधा होने में, आधा गेहूं पिसाने में जितना समय लगेगा उसी को हम लोग अर्धायु कहते हैं। किसी अभिक्रिया को आधा पूर्ण होने में जितना समय लगता है उसी को हम लोग अर्धायु कहते हैं। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि अभिकारक के प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मतलब शुरुआत के मान को आधा पूर्ण करने में, आधा खत्म करने में जितना समय लगता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अर्धायु। तो टाइम भी मेरा कितना लगेगा, T1/2, या तो आप ऐसा बोल सकते हैं T 0.5, 1/2 को 0.5 बोल सकते हैं, सेकेंड नहीं है भाई, 5 है। ठीक है, और आर भी मेरा कितना हो जाएगा सर, आर का हमको जो निकालना है वो शुरुआत की तुलना में कितना निकालना है, आधा। अभिकारक मोलर सांद्रण चाहिए लेकिन प्रारंभिक मान की तुलना में कितना चाहिए, आधा। तो प्रारंभिक किसको बोलते हैं भैया, शुरुआत वाला को। अभी जस्ट बताएं बाबू, क्या अभी जस्ट बताएं यहाँ पर कि R0 क्या दिखाता है, प्रारंभिक मोलर सांद्रण। तो प्रारंभिक मोलर सांद्रण को हमको क्या चाहिए सर, आधा चाहिए। तो आधा के लिए कितना से डिवाइड करेंगे, 2 से। अब मेरा फॉर्मूला क्या आया है, शून्य कोटि के लिए के बराबर सर R0 माइनस R/T। ध्यान से देखिए यही फॉर्मूला आया है, ध्यान से देखिए मेरा यही फॉर्मूला आया, R0 माइनस R/T। चलो भाई देखते क्या फॉर्मूला यहाँ पर आता है। के है तो के रहने दिए, R0 है तो R0 माइनस R की जगह पर कितना लिखने वाले हैं? तो सर R0 डिवाइड बाई 2। टाइम भी टाइम जगह पर कितना रखने वाले हैं सर, T1/2। अर्धायु पूछ रहा तो आधा, इसको इधर ले जाओ बाबू, T1/2 इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं तो कितना है 1, एलसीएम ले लो। ऊपर में कितना हो जाएगा 2R0 माइनस R0 डिवाइड बाई नीचे कितना हो जाएगा 2, और मेन डिवाइड बाई, इसको इधर ले आओ, कितना हो जाएगा, कुछ नहीं किया देख लेना। T1/2 को यहाँ, के को यहाँ, ये यहाँ आ गया, ये दोनों का एलसीएम ले लिए तो ऊपर हो जाएगा 2R0 माइनस R0, नीचे कितना बचेगा 2, इसको ऊपर ले जाओ तो मेरा आ जाएगा T1/2 इज इक्वल टू R0 डिवाइड बाई, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2K। ये हमारा शून्य कोटि का फॉर्मूला आया। जिस प्रकार से शून्य कोटि का के का फॉर्मूला आया R0 माइनस R डिवाइड बाई T, ठीक उसी प्रकार शून्य कोटि का अर्धायु जो है वो R0/2K। R0 क्या दिखा रहा, प्रारंभिक मोलर सांद्रण। हम लोग जानते हैं कि सर अगर A जो है वो समानुपाती है B का, तो समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कांस्टेंट आता है K P। उसी तरीका से जब समानुपाती का चिन्ह हटता है, जब स्थिरांक आता है, जब स्थिरांक हटेगा तो कौन सा चिन्ह आएगा, समानुपाती। तो अगर मान लो कि 2 और K दो भी कांस्टेंट और K भी क्या है, स्थिरांक, अगर दोनों को हटा दिया जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि अर्ध आयु जो होता है वो समानुपाती होता है किसका, प्रारंभिक मोलर सांद्रण। किसका समानुपाती होता है बाबू, प्रारंभिक मोलर सांद्रण का। ये देखो समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट आएगा के, और समानुपाती का और स्थिरांक हटता है तो क्या था, समानुपाती का चिन्ह। तो हम लोग बोल सकते हैं नोट पॉइंट में, बहुत फेमस नोट पॉइंट है, और हम लोग ये कह सकते हैं कि शून्य कोटि का अर्धायु, शून्य कोटि का अर्धायु, अर्ध आयु अभिकारक के प्रारंभिक मोलर सांद्रण का समानुपाती होता है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है कि शून्य कोटि का अर्धायु, शून्य कोटि का अर्ध आयु
अभिकारक के प्रारंभिक मतलब शुरुआत के मोलर सांद्रण के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये क्वेश्चन आता है कि किस कोटि का अर्ध आयु शुरुआत के मोलर सांद्रण के यानी प्रारंभिक अभिकारक के मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। किसका? शून्य कोटि। किसका नहीं होता है? तो वो प्रथम कोटि का। क्यों नहीं होता है वो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अभी, ठीक है। अच्छा, इसका ग्राफ पूछा जाए तो, अगर इसका ग्राफिकल प्रदर्शन पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? यदि इसका ग्राफिकल प्रदर्शन करते हैं T1/2 और R0 के बीच में, T1/2 और R0 के बीच में ग्राफिकल प्रदर्शन करते हैं तो कैसा आएगा? ये y में हम ले लेते हैं T1/2 और x में ले लेते हैं R0। तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, जितना स्पीड से ये बढ़ेगा उतना ही स्पीड से ये भी बढ़ेगा, तो ग्राफ कैसा होने वाला है? बताइए ग्राफ कैसा होने वाला है? कुछ ऐसा समानुपाती है, दोनों बराबर मात्रा से बढ़ेगा, दोनों बराबर मात्रा से बढ़ेगा। T1/2 और R0 के बीच में समानुपाती होगा, यानी तीन ऐसा होने वाला। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत भाई? शून्य कोटि और शून्य कोटि के प्रथम शून्य कोटि और शून्य कोटि का अर्धायु में किसी को दिक्कत है? अगर किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप नीचे लिख सकते हैं, सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, तो हम उस चीज़ को ध्यान देंगे और फिर उसको अलग से हम वीडियो बनाकर फिर उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है, जहाँ दिक्कत होगा। कोई दिक्कत? चलो अब लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, प्रथम कोटि का अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अच्छा सर, शून्य कोटि में तो हम लोग जान रहे थे कोटि यानी कि पावर जो हो रहा था वो 0 हो रहा था। प्रथम कोटि में कितना होगा? 1। इसलिए तो बोला गया है कि वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का दर केवल 1, उसमें अभिक्रिया का दर निर्भर नहीं कर रहा था अभिकारक के मोल सांद्रण पर। क्यों? क्योंकि उसका पावर 0 और किसी का पावर 0 यानी वैल्यू 1। इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का दर केवल 1 अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करता है, उसे हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया करते हैं। जैसे कि ऐसे समझते हैं, एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया को मानते हैं। क्या मानते हैं? कि कोई R जो है वो क्या बना रहा? P। कोई अभिकारक जो है वो उत्पादक बना रहा। तो इस पर अभिक्रिया की दर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? अक्सर रेट बराबर यानी दर बराबर वो समानुपाती होता है अभिकारक के मोलर सांद्रण का। अभिकारक कौन है? R। अब क्या बोल रहा है कि वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का दर केवल 1 अभिकारक केवल 1 सांद्रता पर निर्भर करता है, उसमें किस पर निर्भर करता है? निर्भर ही नहीं कर रहा था, क्योंकि पावर कितना होता है? 0 और किसी की पावर 0 यानी वैल्यू 1। समानुपाती का चिन्ह हटेगा, कांस्टेंट क्या आ जाएगा? के आर के पावर 1। अब ऐसा मत करना किसी की पावर 1 तो वैल्यू 1 नहीं, पावर 0 तो वैल्यू 1। अच्छा, अभिक्रिया का दर अप्लाई करो अभिकारक के लिए, तो क्या लिखेंगे? -dr/। अब हम बार बार बोल रहे हैं, किसी को अगर ये दिक्कत हो रहा कि ताक्षणिक दर कैसे अप्लाई करते हैं अभिकारक पर, आप जाके पहला लेक्चर देखिए और फिर उसको समझिए। के आर को रीअरेंजमेंट कर देते, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, -dr, इसको इधर ले आओ, आर के इंटू, कोई दिक्कत? इसी पे हम रीअरेंजमेंट किए हैं, फिर से वही बात बोलेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड जो है इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेट करो,
माइनस डी आर आर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के इंटू डी टी। इंटीग्रेशन माइनस को तो करते नहीं, माइनस को बाहर कर देंगे। इंटीग्रेशन डी आर बाई आर इज इक्वल टू, अब यहां पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट का तो करते नहीं, कांस्टेंट को बाहर, इंटीग्रेशन, फिर से छोटी छोटी बात करेंगे बाबू। हम यहां पर बात लिखेंगे इंटीग्रेशन डी एक्स बटा एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन डी एक्स बटा एक्स का जो होता है वो ln x होता है, यानी log x। और इंटीग्रेशन डी एक्स का जो होता है वो केवल क्या होता है, x। फिर से रिपीट करते हैं, इंटीग्रेशन डी एक्स बटा एक्स का ln x और इंटीग्रेशन डी एक्स का x। तो इंटीग्रेशन डी एक्स बटा एक्स का ln x, तो इंटीग्रेशन माइनस है तो माइनस, डी आर बटा आर का क्या हो जाएगा, ln r। इंटीग्रेशन dx का x, तो k है तो k लिख दो, इंटू dx का x तो dt का t। और जब भी इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट क्या आता है, c। कोई इक्वेशन क्या मान लेंगे, कोई इक्वेशन हम मान लिए। फिर से वही कंडीशन लगाएंगे बाबू कि प्रारंभिक में, प्रारंभिक मतलब शुरुआत में, टाइम क्या मान ले रहे हैं हम, जीरो। टाइम जीरो मान ले रहे हैं और किसी भी समय पर अभिकारक का मोलर सांद्रण हम कितना मान ले शुरुआत में, आर जीरो। आर जीरो से दिखा रहे हो, बस दोनों का वैल्यू रख दो भाई, बस दोनों का वैल्यू रख दो। हम ऐसा बोल रहे हैं कि पुटिंग वैल्यू, मेरा मीन्स पटकिंग वैल्यू ऑफ टी एंड आर एकदम सेम टू सेम वही जा रहा। किसमें रखना भैया, इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट पहला में रख दो, आ जाओ। तो माइनस ln आर जीरो। सर आर जीरो कहाँ से आ गया, आर की जगह पर हम लोग क्या रखने वाला, आर जीरो के इंटू टी, के इंटू टी की जगह पर कितना हो जाएगा, जीरो। सर कैसे, क्योंकि टाइम कितना मान चुके हैं, जीरो। अब प्लस में, अब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, जीरो, बच कौन जाएगा, सी। तो सी बराबर मेरा कितना आ जाएगा, माइनस ln आर जीरो। सर मतलब अब ये हर बार करते, पिछला बार में भी आप किए थे, सिर्फ इसलिए करते ताकि आप सी का वैल्यू निकाल सके। हाँ बिल्कुल सही बात है, हम इसलिए करते ताकि सी का वैल्यू निकाल सके। अब ऐसा बोल सकते पटकिंग वैल्यू, पटकिंग वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट। अब सी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, क्या आने वाला है, माइनस ln r के इंटू टी, के इंटू टी सी, और सी की जगह पर क्या होने वाला है, माइनस ln r। ये इधर माइनस में, फिर से इसको इधर ले आओ, किस में आ जाएगा, प्लस में। तो ln आर जीरो, और ये पहले से माइनस में तो इसको लिखेंगे माइनस ln r इज इक्वल टू के इंटू, हम लोग जानते हैं कि log a माइनस log b, log a बटा log b बोलते हैं। log a माइनस log b को लिख सकते हैं हम लोग ln r जीरो माइनस r, log a माइनस log b, log a बटा b, के इंटू ln का वैल्यू log में कितना होता है, तो सर 2.303 log r जीरो डिवाइड बाई r, और इधर गुना में इधर आके भागे में डिवाइड बाई t इज इक्वल टू k। ये हम लोग को क्या गया, फाइनल फॉर्मूला। ln का वैल्यू जो है log में होता है 2.303 log r जीरो, r जीरो, r r, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में। और इसमें कुछ हम नहीं किए हैं भाई। इसी को आप लोग सीधा करके लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि k बराबर जो आएगा
वो 2.303 log R0 डिवाइड बाई R वाई में T। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप लोग का भाई फॉर्मूला होगा। हाँ, अगर कोई नोट पॉइंट में लिखना चाहते हैं, कई बार एनसीईआरटी या एनसीईआरटी के लगभग ऐसा ही लिखता है। R0 को वो ए से दिखाएगा, प्रारंभिक मोलर सांद्रण को ए से, किसी भी समय पर अभिकारक के मोलर सांद्रण। R0 क्या, R क्या दिखा रहा है, किसी भी समय पर अभिकारक के मोलर सांद्रण, उसको A माइनस एक्स से। बाकी सेम टू सेम रहेगा तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि K इज इक्वल टू 2.303 लॉग A डिवाइड बाई A माइनस एक्स डिवाइड बाई T। ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर किसी को दिक्कत है तो आप लोग लिख लीजिए कि जहाँ पे, जो कि हम लिखा चुके हैं, ये जरूरी है नहीं लेकिन फिर भी लिख लीजिए, जहाँ पे के जो है वो दर स्थिरांक दिखा रहा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, यहाँ पर K1 कर दीजिए। और भी अगर दिक्कत है तो आप लोग ऐसा मान के चलिए कि R0 जो है वो क्या दिखा रहा, प्रारंभिक मोलर सांद्रण अभिकारक का। R क्या दिखा रहा बाबू, किसी भी समय पर, किसी भी समय पर अभिकारक का मोलर सांद्रण। टाइम T क्या दिखा रहा है, टाइम। बस अब तो और कुछ है नहीं। इस पे क्वेश्चन आते हैं, हम लोग इस पर क्वेश्चन भी बनाते भी। एक ग्राफ हम यहीं से बना देते हैं सिंपल। अगर ग्राफिकल प्रदर्शन का बात करें तो एक ग्राफ हम यहीं से बना देते हैं। देखो बहुत आसान है, आप इसको अगर नहीं समझ में आया तो आप 1x से आप स्लो भी करके देख सकते हैं, या तो फिर आप इसको बैक करके भी देख सकते हैं 10 सेकंड 20 सेकंड, जहाँ नहीं समझ में आया। जहाँ नहीं समझ में आएगा वहां पर आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखेंगे, हम उसको फिर से बताएंगे। ठीक है, अलग से अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे और भी अच्छे तरीके से। तो ग्राफिकल प्रदर्शन का बात करते हैं। ग्राफिकल प्रदर्शन का बात करते हैं भाई, आ जाओ इसी से बनाते हैं हम। के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग R0 बटा रहे हैं ना, टी को उधर भेज दो, टी को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, के टी हो जाएंगे। और ये इधर के टी बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 लॉग R0 डिवाइड बाई R। ये ग्राफ मेरा पहला जा रहा, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो के टी डिवाइड बाई 2.303 लॉग R0 डिवाइड बाई, इसी को हम पलट के लिखते हैं, लॉग R0 बाई R, बस इसी को हम पलट के लिख रहे हैं, इज इक्वल टू के 2.303 इंटू टी, और प्लस हम जीरो मान ले रहे हैं। जीरो से जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्राफ देखिएगा, थोड़ा समझिएगा कौन सा ग्राफ बन रहा है ये। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, माइनस नहीं है, यानी ग्राफ स्ट्रेट लाइन को होगा सर, नीचे जाएगा ऊपर, है ऊपर से नीचे। सर माइनस रहता तो ऊपर से नीचे, जैसे कि हम पिछला ग्राफ में भी हम बताए थे, अभी हम पिछला ग्राफ में जस्ट बताए थे, कहाँ गया भाई, माइनस एम एक्स ऊपर से नीचे, और अगर प्लस रहेगा तो, प्लस रहेगा तो नीचे से ऊपर, प्लस रहेगा तो नीचे से ऊपर। ये हो गया सीधा। अब यहाँ से एक और निकालेंगे और इसको सीधे यूं टर्न, भाई सीधा है, ये हो जाए यार। ये देखो, ये इधर हो गया एक्स, इधर हम मान लिए वाई, वाई में मेरा क्या है सर, लॉग R0
डिवाइड बाई आर, और एक्स मेरा क्या है सर, टाइम, टाइम ले लिए बाबू। और इंटरसेप्ट मेरा क्या है, यहां से अगर इंटरसेप्ट 1 2 3 4 आता तो हम यहां से लेते। ये मेरा क्या हो गया सर, 0 1 2 3, इधर 1 2 3। अब मेरा इंटरसेप्ट क्या हो रहा, 0। अगर मानते हैं एम एक्स प्लस सी है, यानी नीचे से जाएगा, तो यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है, लेकिन कब जाएगा, जब ये मेरा 0 नहीं होगा। अभी मेरा क्या है, 0, यानी ग्राफ मेरा कहाँ से जाने वाला है, ग्राफ हमारा कहाँ से जाने वाला है, ये बताओ। इंटरसेप्ट 0 है ना, तो ये मेरा ग्राफ नीचे से ऊपर जाएगा, लेकिन कहाँ से जाएगा, 0 से। इन ग्राफ कुछ ऐसा होगा। और ये हमको क्या दिखाएगा, स्लोप। स्लोप बोले तो एम, एम मेरा कितना है भाई, के बाई 2.30। ये मेरा ग्राफ आ गया। सर अभी आप बोले कि 2 ग्राफ बताएंगे, एक ग्राफ और क्या होगा, एक और ग्राफ है भाई, एग्जाम में आता है ग्राफ, डायरेक्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन से ग्राफ जो है वो शून्य कोटि का या तो प्रथम कोटि का है। तो ये आपको देखना पड़ेगा वाई पर कौन है और एक्स पर कौन है। एक ग्राफ हम यहां से बना लेते हैं, यहां से ध्यान में रखिए, माइनस एल एन आर इज इक्वल टू के इंटू टी माइनस एल एन आर 0। ध्यान में रखिए, इसी से हम बनाने वाले हैं। ये तो उसका अर्धा यू है, ये एक यहाँ पर पेज ले लिए, ध्यान से सुनना भाई। क्या था, ये मेरा ग्राफ दूसरा है, माइनस एल एन आर इज इक्वल टू के इंटू टी माइनस एल एन आर 0, यही था। यही था, माइनस एल एन आर इज इक्वल टू के इंटू टी माइनस एल एन आर 0। वरना नहीं तो आप इस फॉर्मूला को भी तोड़ेंगे तो फिर वही आएगा, के को इधर ले जाइए तो के टी हो जाएगा, फिर इसको इधर ले जाइए, फिर लॉग को लॉग ए बटा बी को लॉग ए माइनस लॉग बी लिखिए, फिर से वहीं पहुंच जाएगा जहां पर हम ये लिखें, डायरेक्ट एकदम सेम टू सेम यही आ जाएगा। माइनस को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, एल एन आर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के इंटू टी, और इधर माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस एल एन आर 0। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सर आप समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं, ग्राफ देखकर भी पता चल रहा कि y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस में सी। इक्वेशन से ही पता चल गया सर, इक्वेशन से ही पता चला गया कि क्या होने वाला है। ग्राफ कैसा बनेगा सर, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, हाँ ग्राफ पता चल जाएगा। ग्राफ कैसा बनने वाला है सबको पता है। ये सीधे यहाँ से टर्न हुआ, और ये इसको सीधा है भाई, अब तो हो गया। ये x, ये y, y में मेरा कौन है सर, एल एन आर, x में हमारा कौन है, टाइम t। ग्राफ कैसा होने वाला है, माइनस, यानी कि ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। ये मेरे लिए क्या हो जाएगा सर, स्लोप। स्लोप कौन दिखाता है सर, m, m बराबर मेरा कितना है, माइनस के। ये क्या दिखाता है सर, इंटरसेप्ट c, c बराबर कितना हो जाएगा, एल एन आर 0। सेम टू सेम है, शून्य कोटि की तरह, बशर्ते इसमें y में अलग है और x में अलग है। उसमें मेरा आया था स्ट्रेट लाइन ग्राफ y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, इसमें भी आया था y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस, कोई चेंजिंग नहीं है। बोलो बाबू, किसी को कोई दिक्कत कोई तकलीफ, समझ में आ रहा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका अर्धायु की बात ही कर लेते हैं, इसका अर्धायु का भी बात कर लेते हैं भाई, आ जाओ।
फिर से वही बात बोलेंगे भैया, चाहे फिर शून्य कोटि का अर्धायु हो चाहे प्रथम कोटि का अर्धायु हो, एक ही बात बोलेंगे कि प्रारंभिक यानी कि शुरुआत के अभिकारक के मोलर सांद्रण को आधा पूर्ण करने में जितना समय लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धायु। डेफिनेशन भी क्या होगा, सेम। इसमें चेंजिंग होगा, चेंजिंग ये होगा, इसको हम दिखाते हैं, देखो चेंजिंग क्या होने वाला है कि टाइम जो लेंगे सर वो आधा लेंगे, T1/2। किसी भी समय पर अभिकारक का मोलर सांद्रण नहीं निकालना चाह रहे, शुरुआत के आधा निकालना चाह रहे, R/2। और हम लोग अभी प्रथम कोटि का दर स्थिरांक क्या निकाले सर, 2.303 log R0 डिवाइड बाई R/T। चलो इसको रखो तो, के बराबर 2.303 log R0, और R की जगह पर कितने लिखने वाले, R0/2, और टाइम जगह पर कितना लिखने वाले, T1/2। अब ये देखना ध्यान से भाई, ये R0 और R0 कट जाएगा, बच कौन जाएगा, इसको इधर ले आओ, तो T1/2 2.303 डिवाइड बाई के लॉग, ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, 2 ऊपर, तो log 2, और log 2 का वैल्यू कितना होगा, तो T1/2 2.303, और log 2 का वैल्यू कितना होता है, 0.301 डिवाइड बाई के, गुना कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, तो T1/2 0.693 डिवाइड बाई, ये आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए उसका अर्ध आयु जो होने वाला है वो 0.693 डिवाइड बाई के, अर्ध आयु बराबर 0.693 बटा के। ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है बाबू, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, डायरेक्ट दिया रहता है, इसका दर स्थिरांक दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं प्रथम कोटि का दर स्थिरांक का ऐसा यूनिट क्या होता है, पर सेकेंड, जो कि हम पिछले लेक्चर में करवा चुके हैं। हाँ सर, तो ये दिया हुआ रहता है दर स्थिरांक, डायरेक्ट अर्धायु पूछता है, डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा। अच्छा देखो तो, हम लोग ये देख रहे थे शून्य कोटि में क्या था, T1/2 R0/2 के, किसका आया था, तो सर शून्य कोटि का अर्धायु ये आया था। तो शून्य कोटि का अर्धायु प्रारंभिक अभिकारक के मोलर सांद्रण पर निर्भर कर रहा था, यानी शुरुआत के अभिकारक के मोलर सांद्रण पर निर्भर कर रहा था। इस पर निर्भर कर रहा है कहीं, सर इस पे तो निर्भर ही नहीं कर रहा, तो इसका भी नोट पॉइंट आप लिखवा दीजिए, क्योंकि यही तो एक क्वेश्चन ऐसा है जो आता है, इसमें हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे नोट पॉइंट में, प्रथम कोटि का अर्धायु अभिकारक के प्रारंभिक मोलर सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। प्रथम कोटि का अर्धायु प्रारंभिक अभिकारक के प्रारंभिक मोलर सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, अभिकारक के शुरुआत के मोलर सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। चलो ये हो गया भाई। अब हम लोग क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन से कोटि का अभिकारक के प्रारंभिक मोलर सांद्रण निर्भर नहीं करता है, प्रथम कोटि का। चलो भाई, इसका ग्राफ का बात कर ले तो, ग्राफिकल प्रदर्शन यही बात कर ले तो ज्यादा अच्छा रहता भाई, कर ही लेते बात, इतना छोटा सा जगह है, इसी में हो जाएगा। ग्राफिकल प्रदर्शन का बात कर लेते हैं। इसमें हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं, किसके किसके बीच में बनाते हैं, तो सर पिछला वाला आप किसके किसके बीच में बनाए थे, उसी के बीच में इसमें बनाएंगे, हाँ बिल्कुल सही बात है, उसी के बीच में बनाते हैं।
ये x, ये y। आ जाओ भाई, दिखाते हैं हम सिर्फ डेमो। ये हो गया अर्धायु शून्य कोटि का। किसके किसके बीच बनाते हैं? अर्धायु और प्रारंभिक मोलर साधन के बीच में। जब भी ग्राफ बनाते हैं अर्धायु का, तो प्रारंभिक मोलर साधन के बीच में बनाते हैं। इसका देखो तो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। सर इसका निकालना चाहेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि T1/2 और R0 के बीच में, अर्धायु और प्रारंभिक मोलर साधन के बीच में। हम लोग जानते हैं प्रथम कोटि का अर्धायु अभिकारक प्रारंभिक मोलर साधन पर निर्भर नहीं करता है, तो ये किस पर निर्भर करेगा भैया? अपने पर निर्भर करेगा, यानी ये कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। ये इसके बराबर हो जाएगा सारा, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ याद रहेगा। शून्य कोटि का अर्धायु का ग्राफ नीचे से और इसका ग्राफ यहाँ से। देखने पढ़ने से लग रहा है ना कि जब भी बनाते तो अर्धायु और प्रारंभिक मोलर साधन के बीच में, और हम लोग बोल रहे प्रथम कोटि का अर्धायु अभिकारक के प्रारंभिक मोलर साधन पर निर्भर नहीं करता, तो ग्राफ कैसा बनने? ठीक है, कोई दिक्कत? बाकी बात इस पर क्वेश्चन आता है शून्य कोटि पर, प्रथम कोटि पर ये डेरिवेशन आता है भाई कि आप इसका अर्धायु लिखें और प्लस में इसका फॉर्मूला डिराइव करें, जो अभी हम डिराइव करके दिखवाएं। ये देखो, ये फॉर्मूला जो डिराइव करके दिखाएं, निकाल कर दिखाएं, ये पूरा एक्सप्लेन करना रहता है। इसका ग्राफ दो है, दो ग्राफ बना दीजिए। दो ग्राफ है, दोनों दोनों आसान है, बहुत आसान ग्राफ है, और उसका अर्धायु बता दीजिए। ये टोटल 5 नंबर में आता है। पहला कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उसका फॉर्मूला को आप डिराइव करें, और दूसरा में अर्धायु से क्या समझते हैं उसका ग्राफ लिखें। यानी दो आता है भाई, ये अगर 2 नंबर का, तब वो 3 नंबर का, टोटल इस तरीके से 5 नंबर का आता है। ठीक है भाई, अगर एक भी पूछ रहा तो बहुत बढ़िया बात है। तो सर हम लोग शून्य कोटि का निकाले, फिर प्रथम कोटि का निकाले, इस तरीके से सबका निकालते रहेंगे क्या? नहीं। सबका कितना निकालोगे? सिर्फ शून्य कोटि का, प्रथम कोटि का छोड़कर तुम किसी और कोटि के लिए अगर निकालना चाहते हो उसका दर स्थिरांक, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है भाई, निकालना आसानी से हो जाएगा। एक फॉर्मूला है, nth कोटि के लिए दर स्थिरांक। किसी के लिए अप्लाई करो दर स्थिरांक के लिए, सिर्फ ध्यान में रहे कि n बराबर जो हो वो 0 और 1 नहीं होना चाहिए। शून्य कोटि के लिए और प्रथम कोटि के लिए छोड़कर किसी के लिए भी दर स्थिरांक निकालो, निकल जाएगा। फॉर्मूला बहुत आसान है। फॉर्मूला जो होगा भाई, के टी इज इक्वल टू 1/n-1, 1/r के पावर n-1 बाई r0 के पावर n-1। इस पर अप्लाई करो, आसानी से निकल जाएगा। हाँ, अगर आप ग्राफ निकालना चाहते हैं अर्धायु का, चाहे फिर वो शून्य कोटि हो, चाहे फिर प्रथम कोटि हो, चाहे फिर कोई भी हो, अगर ग्राफिकल प्रदर्शन करना चाहते हैं, अगर ग्राफिकल प्रदर्शन करना चाहते हैं, किसका? अर्धायु का। अगर ग्राफिकल प्रदर्शन अर्धायु करना चाहते हैं, किसी का भी अगर निकालना चाहते हैं आप, तो सिंपल है कि अर्ध आयु जो होगा वो समानुपाती होगा 1/r0 के पावर n-। कोई दिक्कत? अगर यहाँ लेंगे 0 तो कितना हो जाएगा? 1 - 1, यानी ये ऊपर चला जाएगा, यानी अभिकारक के शून्य कोटि का क्या होगा? समानुपाती होगा। नहीं समझ में आया तो ये हम समझाते हैं। जैसे देखो, ये फॉर्मूला सभी पर काम करेगा भाई। अगर ग्राफ बनाना हो, जैसे हम देखे ना कि ग्राफ जब भी बनाते हैं तो किसके किसी बनाते हैं? अर्धायु और अभिकारक के प्रारंभिक अभिकारक के मोलर साधन के बीच में ग्राफ बनाते हैं। तो जब भी ग्राफ बनाना हो, चाहे शून्य कोटि का, चाहे प्रथम कोटि का, चाहे किसी का भी, तो ये हर पर काम करेगा, सभी पर काम करेगा। जैसे मान लो हम बनाना चाहते हैं किसके? शून्य कोटि का, तो n बराबर कितना ले लेंगे? 0। तो अगर n बराबर 0 लेंगे तो 0 - 1 कितना हो जाएगा? r के पावर -1। ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। समानुपाती T1/2
समानुपाती T1/2 समानुपाती T1/2। देखो यानी कि अर्ध आयु जो है वो शून्य कोटि के प्रारंभिक मोलर साधन क्या होगा, समानुपाती होगा। तो ग्राफ कैसा बनने वाला है ऐसा? अरे सही ग्राफ भी हो रहा था। अच्छा ठीक है, तो प्रथम कोटि का भी तो जस्ट पीछे बनाए हैं, बनाई तो इसका यहाँ ले लो 1। प्रथम कोटि के लिए कितना ले लेंगे 1, 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, किसी की पावर 0 यानी वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यानी कि T1/2 समानुपाती किसका हो जाएगा 1 का। बोलो बाबू। अरे पावर यहाँ लेंगे ना 1, 1 - 1 0, किसी की पावर 0, वैल्यू कितना 1, नीचे भी 1 और ऊपर भी 1, कितना हो जाएगा 1, यानी शुरुआत के मोलर साधन पर निर्भर नहीं करेगा। तो जब तुम ग्राफ बनाओगे T1/2 और R0 के बीच में जब ग्राफ बनाओगे तो कैसा करेगा ऐसा, यानी इस पर निर्भर। आ रहा बस समझ में। अब तुम दूसरे कोटि के लिए बनाना चाहोगे, द्वितीय कोटि के लिए, तो T1/2 1 बाई यहाँ लेगा द्वितीय कोटि के लिए तो 2, 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, R0 का वैल्यू 1, यानी ग्राफ कैसा बनेगा। तो यहाँ पर ले लेना T1/2 और यहाँ पर ले लेना 1/R0। R0 मत लेना, 1/R0, तो ग्राफ कैसा होगा समानुपाती। ये इसका समानुपाती है, भले ये सिर्फ इसको देखेगा, सिर्फ R0 अगर देखते हो, R0 देखते हो तब तो फिर अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो फिर ये घटेगा, यानी ग्राफ तुम ऐसा भी बना सकते हो। अगर यहाँ पर सिर्फ R0 लोगे तो, अगर सिर्फ R0 लेते हो तो, लेकिन अगर 1/R0 लोगे तो यानी कि ये भी बढ़ेगा तो 1/R0 भी बढ़ेगा, सिर्फ R लोगे तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला जो काम करेगा भैया किसी के लिए भी निकालना चाहता है, मान के चलो हम सेकेंड ऑर्डर के लिए, द्वितीय कोटि के लिए निकालना चाहते हैं कि द्वितीय कोटि के लिए क्या होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बाबू।